नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में छठ महापर्व पर आयोजित छठ पूजा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। आज देश और दुनिया में जहां कहीं भी भोजपुरी समाज रह रहा है, यह छठ के इस पावन पर्व के साथ जुड़ करके न केवल आत्मशुद्धि के माध्यम से लोक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के इस कठिन यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है, अपितु अनेक सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दे रहा है। इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों को मैं छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं केवल आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि छठ मैया की कृपा सबके ऊपर इसी प्रकार से बनल रहे। सभी लोगों के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे, एकरे खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगेतानी। जितना लोग व्रत बाटे ओए खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगेतानी कि सबके भगवती पूरा उनके सपने को पूरा करें। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहार केवल एक आयोजन नहीं है, केवल एक जमावड़ा नहीं है। ये हमारी सामाजिक एकता, आध्यात्मिक उन्नयन, भारत की प्राचीन विरासत के प्रतीक भी है। प्रकृति के साथ हमारा संवाद कैसा होना चाहिए, इसके भी एक माध्यम है। 4 दिनों का कठिन साधना आज अपने तृतीय दिवस में अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दे करके लोक पिता सूर्य की आराधना के साथ जुड़ रहे हैं और कल उदयांचल सूर्य का अर्घ्य देकर के इस पूरे आयोजन को विराम देकर के लोग अपने परिवार के लिए लोक मंगल की कामना का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दुनिया के अंदर इस प्रकार का आयोजन मिलना बहुत कठिन है और आप इसको भी देख रहे होंगे कि पूरे आयोजन की पृष्ठभूमि में बहनों का योगदान सबसे कठिन और तपस्यापूर्ण होता है। लगातार 24 से 36 घंटे तक कठिन तपस्या में रह करके
साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए बहनें इस आयोजन के साथ जुड़ती हैं और इस आयोजन के माध्यम से केवल अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए नहीं, लोक मंगल के कल्याण के लिए वे इस कठिन व्रत के साथ जुड़ती हैं। और यही कारण है कि पौराणिक काल से चले आ रहे इन पर्व और त्योहारों की परंपरा, जो केवल पहले छोटे से क्षेत्र तक सीमित थी, आज ये फैलते फैलते भारत के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई जनपद ऐसा नहीं जहां पर इस आयोजन के साथ लोग न जुड़ रहे हों। उत्तर प्रदेश के अंदर ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाखों लाख श्रद्धालु इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई मंदिर, कोई सरोवर, कोई तालाब और कोई भी ऐसा स्थल नहीं जहां पर बड़े पैमाने पे श्रद्धालु इस आयोजन के साथ न जुड़े हुए। और पश्चिम लखनऊ में हम लोग यहां पर हैं, और भी कई स्थानों पर इस प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। और जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, मैं कल गाजियाबाद में था, परसों नोएडा में था, आप आश्चर्य करेंगे कि गाजियाबाद में 50,000 से लेकर 1 लाख श्रद्धालु छठ महापर्व के साथ जुड़ने वाले हैं और इतने ही लोग गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी जुड़ने वाले हैं, जहां पे लाखों लाख श्रद्धालु किसी आयोजन के साथ जुड़े। और उसमें सबसे कठिन साधना का पक्ष तब आता है जब किसी नदी में, किसी सरोवर में खड़े होकर के बहनें भगवान को, सूर्य को अर्घ्य देती हैं। वह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। आप कल्पना करिए, जिस जल का हम अर्घ्य दे रहे हैं भगवान को, अगर वह जल शुद्ध न हो, क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? जिस जल में खड़े होकर के आप याद करिए, जब आप पूजा के लिए बैठते हैं, पूजा के लिए बैठने के पहले आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूजा स्थल साफ सुथरा हो, पोछा लगा हुआ हो। पहले कच्चे घर होते थे तो गोबर से पुताई करवाते थे, लिपाई करवाते थे, साफ सुथरा वातावरण करते हैं, तब पूजा करते हैं। अगर भगवान सूर्य को, जो इस लोक के देवता हैं, लोक पिता हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं और जिस स्थान पर खड़े हैं वह स्थान शुद्ध न हो, जल शुद्ध न हो, क्या वह कामना को पूरा करेंगे? और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि यह पर्व हमें स्वच्छ भारत अभियान, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 2014 से ही प्रारंभ किया जा रहा है, बृहद पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ कहीं भी गंदगी न हो, गंदगी के उन कारकों को जिनके कारण गंदगी पैदा होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलीथीन, इन सब को हटाने की व्यवस्था, इनका उपयोग न करें, नदी में न फेंकें, नालों में न फेंकें, जहां तहां न फेंकें। अगर हर व्यक्ति इसका पालन करने लग जाए तो आधे से अधिक समस्या का समाधान हो जाता है। गंदगी जिन कारणों से होती है उनमें से एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा,
कोई भी जल के स्रोत को बाधित नहीं करना, नदी पे कब्जा नहीं करने देना, गंदे नालों को नदी में जाने से रोकना, घर की गंदगी को, समाज की गंदगी को नदी में, नालों में नहीं फेंकना। उसके लिए जो स्थान ग्राम पंचायत ने, नगर पंचायतों ने, नगर निगमों ने तैयार किया है, वहीं पर हम डालें। कूड़ा प्रबंधन कूड़े के साथ होना चाहिए, न कि जहां तहां हम फेंक दें। अगर हम इसका पालन करते हैं तो यह भी एक ईश्वर की सेवा है, ये भी परमात्मा की एक सेवा है। इस बार आप देख रहे होंगे, गत वर्ष या उससे पहले वर्ष पवित्र गोमती नदी में जिन लोगों ने छठ पूजन के साथ या किसी आयोजन के साथ जुड़े होंगे, इससे पहले आप जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में नदी में जल कम हुआ करता था। कभी कभी बदबू की भी शिकायत आती थी। इस बार हम लोगों ने प्रशासन की बैठक 1 महीने पहले ली थी। टेरिटोरियल आर्मी के साथ भी हमारी बैठक हुई थी। सिंचाई विभाग, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, ये सभी लगे, तमाम समाज सेवी और स्वयंसेवी संगठन भी लोग लगे, और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज ने भी छठ के पूर्व स्वच्छता का जो अभियान चलाया। आज आप परिणाम देख रहे होंगे। जब मैं अभी पूजा करने के लिए, मां गोमती का पूजन करने के लिए और वहां पर गया तो मैंने देखा गत वर्ष की तुलना में इस बार जल की मात्रा भी अच्छा था और शुद्धता भी थी। जल की शुद्धता बनी रहे, ये पूजन के लिए आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग इस अभियान को चलाए हैं। और हमारा प्रयास है कि आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के दौरान एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि लखनऊ का एक भी ड्रेनेज, एक भी सीवर गोमती नदी में न गिरने पाए। पूरी गोमती नदी शुद्ध हो, पीलीभीत से लेकर के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ होते हुए और गाजीपुर में जिस स्थान पर मां गंगा के साथ मां गोमती नदी का मिलन होता है, उस स्थान तक एक अविरल और निर्मल नदी के रूप में मां गोमती का आशीर्वाद इन सभी जनपदों को प्राप्त हो, इसके लिए एक तैयारी चल रही है। तमाम जनपदों में कार्य प्रारंभ भी हो गया है। लखनऊ के वासियों से और खास तौर पर छठ जैसे महा आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी लोगों से मेरी विनती होगी, ये प्रार्थना है, मैं ये आग्रह करूंगा कि आप सभी अपने स्तर पर इस आयोजन के साथ जरूर जुड़ें। कल प्रातः आयोजन विराम लेगा और मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों से कहूंगा, लखनऊ के स्वयंसेवी संगठनों से कहूंगा कि श्रद्धालु जनों और कठिन व्रत रखने वाले लोगों का वह आयोजन संपन्न होगा, लेकिन हमारा आयोजन तब संपन्न होना चाहिए जब हम फिर स्वच्छता के बड़े अभियान को बड़े पैमाने पर गोमती नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में चला करके इसकी शुद्धता को, इसकी स्वच्छता को अविरल और निर्मल बना करके अन्य आयोजनों को फिर इसके लिए तैयार कर सके, और इस अभियान के साथ हमें जोड़ना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ
लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर अब कबीर धाम किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी के साथ विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की धर्मनिरपेक्षता, पाखंड धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पहचान मिटाने का युग खत्म। कबीर धाम आश्रम में देशभक्ति का संदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना है, समाज का मार्गदर्शन करती है कबीरदास की शिक्षाएं, देश बांटने वाले भारत की आत्मा पर हमला करते हैं। तो विपक्ष पर ये तमाम निशाना साधा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी में स्मृति प्रकटोत्सव मेला 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। तो इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ अपने संबोधन में कहा, सुनवाते हैं आपको। जब संत कबीरदास जी का नाम आता है तो हम सबको मध्यकालीन एक ऐसे संत का स्मरण सहसा ही हर भारतीय के मन में उमड़ पड़ता है, जिस संत ने अपनी वैवाकी के कारण निर्गुण भक्ति की एक ऐसी धारा अपने दोहों, अपनी साखी, अपनी शब्दियों के माध्यम से उस कालखंड में प्रवाहित की थी, जिसने सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते हुए आत्मा और परमात्मा के बारे में आम जनमानस को स्थानीय भाषा में समझाने के लिए बड़ी सहजता और सरलता से उन्होंने अपनी साखी, शब्दी और दोहों के माध्यम से समझाने का काम किया था। ऐसी भारत की भक्ति की निर्गुण परंपरा से जुड़े हुए संत कबीरदास जी महाराज की परंपरा में आज से कुछ दशक पूर्व इस लखीमपुर खीरी में
जिन पूज्य संतों ने इस आश्रम की स्थापना की थी, आज उनकी स्मृति प्रकटोत्सव समारोह को पूज्य संत असंग देव जी महाराज के द्वारा जिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, इस अवसर पर मैं उन पूज्य संतों श्री क्षमा देव जी महाराज, पूज्य संत गुरुमन देव जी महाराज और इस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी पूज्य संतों की जिनकी स्मृति के लिए प्रकटोत्सव आज यहां पर आयोजित हो रहा है, जिन्होंने कबीरदास जी की वाणी को अपने व्यवहारिक जीवन में उतार करके उसके अनुरूप जीवन जिया था, उन सबकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस आयोजन के लिए श्री असंग देव जी महाराज को और उनके सभी अनुयायियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, गुरु का जीवन में क्या महत्व है, यह भी कबीरदास जी महाराज ही हमें बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए, यानी गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं तो पहले किसको प्रणाम करना है? वो कहते हैं पहले हम उस सदगुरु को प्रणाम करें जो हमें इस समाज में। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। नोएडा थाना सेक्टर 113 पर मेमो द्वारा एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर जांच करी तो पता चला कि रविवार को अलीगढ़ का रहने वाला मृतक शुभम कुमार अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए नोएडा सेक्टर 74 स्थित सोसाइटी आया था और सोमवार सुबह वो बालकनी से गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना शुभम के परिजनों को दी गई तो पुलिस मृतक शुभम के 2 साथियों से पूछताछ कर रही है। 2025 को थाना सेक्टर 113 पर मेमो द्वारा एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा जांच की गई तो स्पष्ट हुआ कि दिनांक 25/10/2025 को शुभम कुमार पुत्र प्रदीप कुमार जो मूलतः अलीगढ़ का रहने वाला है के द्वारा थाना 113 की एक सोसाइटी में अपने मित्रों के साथ एक पार्टी की गई थी। दिनांक 26/10/2025 को सुबह कमरे की बालकनी से गिरकर शुभम कुमार की मृत्यु हो गई। मृतक शुभम कुमार के साथियों से पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की सेशल्स यात्रा पर जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। The Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, is on a visit to Seychelles on the occasion of the swearing-in ceremony of the newly elected President, Dr. Patrick Herminy. The Vice President arrived in Seychelles yesterday afternoon. He began his program by addressing a gathering of the Indian origin community here in Seychelles and subsequently attended the swearing-in ceremony of the newly elected president. He also had a brief meeting with Prime Minister Naveen Chandra Ramgoolam of Mauritius, who's also here in Seychelles for the same purpose. This morning, Vice President called on the newly sworn-in President, Dr. Herminy, and conveyed to him greetings and good wishes from the people and government of India. He underlined to him India's intent and desire to further the long-standing ties of kinship and cooperation between India and Seychelles. He especially expressed his desire to strengthen relations in all of the areas of Seychelles' priorities insofar as its development is concerned,
particularly in the areas of health, education, energy, transport, and of course maritime security. The Vice President also handed over to President Dr. Ermini an invitation from the Prime Minister of India to pay a visit to India at mutual convenience. The Vice President also had a meeting with Vice President-elect Sebastian Pillay. खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।